नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। दून जी के वैली में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 से 31 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस खास खबर के साथ। इनसेट 3DR भारत के मौसम पूर्वानुमान नेटवर्क को मजबूत करना जारी रखता है। इनसेट 3DR एक एडवांस्ड मौसम संबंधी सैटेलाइट है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मौसम से जुड़ी जानकारी की सटीकता और समय पर उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया है। यह भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थिर रहता है। इससे भारत, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम प्रणालियों पर लगातार नजर रख पाता है। यह मौसम से जुड़ी रियल टाइम जानकारी देता है जिससे एजेंसियों को समय पर मौसम का पूर्वानुमान और शुरुआती चेतावनी जारी करने में मदद मिलती है। इसके मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं, जैसे मौसम का पूर्वानुमान, चक्रवात की निगरानी, आपदा प्रबंधन, खोज और बचाव, समुद्र और पर्यावरण की निगरानी। प्रहलाद जोशी ने भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री परिषद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत सरकार ने प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किया। इस नई जिम्मेदारी के साथ साथ वह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं देते रहेंगे। प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कर्नाटक के धारवाड़ से 5 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर काम किया है। सारनाथ भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। यह फैसला दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 48वें सत्र के दौरान लिया गया। इस सूची में शामिल होने के साथ ही सारनाथ भारत का 45वां और उत्तर प्रदेश का चौथा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहीं पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म के पहिए का पहला घुमाव के रूप में जाना जाता है। यह बौद्ध धर्म के प्रसार की शुरुआत का प्रतीक है। सारनाथ धर्म इतिहास, पुरातत्व और कला का एक अनोखा संगम है। यहाँ मौर्य, कुषाण और गुप्त काल के कई स्मारक और अवशेष मौजूद हैं जो कई सदियों में बौद्ध वास्तुकला और संस्कृति के विकास को दर्शाते हैं। भारत और चीन ने 6 साल बाद नाथुला दर्रे से सीमा व्यापार फिर शुरू किया। भारत और चीन ने 1 अगस्त 2026 से पूर्वी सिक्किम में ऐतिहासिक नाथुला दर्रे के जरिए सीमा व्यापार फिर से शुरू कर दिया है। इससे एक अहम व्यापारिक मार्ग फिर से खुल गया है जो 2020 से बंद था। इस मार्ग को फिर से खुलने से 6 साल से चल रहा वह निलंबन खत्म हो गया है जो पहले कोविड-19 महामारी के कारण हुआ था और बाद में दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव के चलते लंबा खिंच गया था। नाथुला व्यापार मार्ग का फिर से खुलना इसलिए अहम है क्योंकि यह भारत और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच सीमा पार व्यापार को फिर से शुरू करता है। सिक्किम में व्यापारियों और स्थानीय समुदायों की आजीविका में मदद करता है। हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बेहतर बनाता है और सालों के तनावपूर्ण संबंधों के बाद दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों के धीरे धीरे बहाल होने को दिखाता है। नाथुला दर्रा जो पूर्वी सिक्किम भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर है। यह भारत के सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की चुंबी घाटी से जोड़ता है। यह भारत चीन सीमा व्यापार के 3 आधिकारिक रास्तों में से एक है। बाकी 2 रास्ते शक्तिला जो हिमाचल प्रदेश में है और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। भारत समुद्री कर्मियों का दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना। बेमको आईसीएस सीफेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आपूर्ति करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना। वैश्विक समुद्री उद्योग में एक अहम मुकाम पर पहुंच गया है। समुद्री क्षेत्र के विशेषज्ञों की आपूर्ति जरूरत के मामले में भारत से आगे सिर्फ फिलीपींस है। सीफेयर एक ट्रेन मैरीटाइम प्रोफेशनल होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल जहाज़ों पर काम करता है, जैसे
शिप कैप्टन, नेविगेटिंग ऑफिसर्स, मरीन इंजीनियर्स, डेक क्रू और इत्यादि। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2026 28 जुलाई को मनाया गया। प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिन वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वनों, वन्य जीवों, जल, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह इन बातों पर ध्यान देता है जैसे वनों और वन्य जीवों का संरक्षण, नदियों, झीलों, आर्द्र भूमियों और महासागरों की सुरक्षा, जैव विविधता और लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल को बढ़ावा देना, प्रदूषण और पर्यावरण के नुकसान को कम करना। इसके उदाहरण है जैसे प्रोजेक्ट टाइगर भारत में मैंग्रोव बहाली, वर्षा जल संचयन, वनीकरण और पुनर्वनीकरण और संरक्षित क्षेत्र। राज्यसभा में एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश, तेजी से पेमेंट और आसान बिजनेस के लिए एक बड़ा कदम। इस बिल का मकसद माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए बिजनेस का माहौल बेहतर बनाना है। इसके तहत एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव है। इसके मुख्य फोकस एरिया में समय पर पेमेंट, विवादों का तेजी से निपटारा, आसान डिजिटल रजिस्ट्रेशन और पेनल्टी का आधुनिक सिस्टम शामिल है। इसके संभावित लाभ हैं एमएसएमई के लिए तेजी से कैश फ्लो, छोटे व्यवसायों के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता, कानूनी मुकदमों में कमी और विवादों का तेजी से निपटारा, डिजिटल गवर्नेंस का ज़्यादा इस्तेमाल, निवेशकों और व्यवसायों का बढ़ावा भरोसा, घरेलू और वैश्विक बाजारों में भारतीय एमएसएमई की बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता। वीव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल 2026 भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत का जश्न। वीव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल का आयोजन जनपद नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। यह फेस्टिवल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है, के उपलक्ष्य में होने वाले देशव्यापी समारोह का एक हिस्सा है। यह त्यौहार भारत की सदियों पुरानी हथकरघा परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच का काम करता है। साथ ही विभिन्न राज्यों के हथकरघा बुनकरों और कारीगर समूह को सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। यह स्वदेशी कारीगरी को बढ़ावा देता है, असली हाथ से बुने हुए उत्पादों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करता है और पारंपरिक बुनाई समुदायों की आजीविका में मदद करता है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू, स्कॉटलैंड में ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट की शुरुआत हुई। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए गए। दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स में से एक, इस आयोजन में कॉमनवेल्थ देशों के हजारों एथलीट एक साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये गेम्स कॉमनवेल्थ के सदस्य देशों के बीच खेल में बेहतरीन प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित करते हैं। इस बार की थीम है खेल के जरिए उत्कृष्टता, समावेश और एकता को बढ़ावा देना। यूनेस्को ने माउंट ओलंपस और फ्रांस के डी-डे लैंडिंग बीच को विश्व धरोहर का दर्जा दिया। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान यूनेस्को ने माउंट ओलंपस ग्रीस और डी-डे लैंडिंग के बीच, जो उत्तरी फ्रांस में है, को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। माउंट ओलंपस प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में इसे ज्यूस के नेतृत्व वाले 12 ओलंपियन देवताओं का पौराणिक घर माना जाता है। यह ग्रीस का सबसे ऊंचा पहाड़ है और अपनी भरपूर जैव विविधता, खास तरह के पौधों की प्रजातियों और तरह तरह के वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। डी-डे लैंडिंग बीच को उनके बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व के कारण मान्यता दी गई। ये वही जगह है जहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 जून 1944 को मित्र देशों की सेनाएं उतरी थी। यह एक ऐसा अहम मोड़ था जिसने नाजी कब्जे वाले पश्चिमी यूरोप की आज़ादी का रास्ता साफ किया।
यूनेस्को ने इन बीच को एक असाधारण सांस्कृतिक लैंडस्केप के तौर पर मान्यता दी, जो त्याग, आजादी, याद और शांति का प्रतीक है। लवलीना बोर्गोहेन के साथ भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अपना मेडल खाता खोला। भारतीय बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन ने आधिकारिक उद्घाटन समारोह से पहले ही स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला मेडल पक्का कर लिया। उन्हें शुरुआती राउंड में बाय मिला, जिसके बाद उन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम बॉक्सिंग इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग नियमों के अनुसार सेमीफाइनल में पहुंचने का मतलब है कम से कम ब्रॉन्ज मेडल मिलना तय है। बाय का मतलब है कि कोई खिलाड़ी या टीम बिना कोई मैच खेले ही अगले राउंड में पहुंच जाती है। मान लीजिए कि किसी कैटेगरी में 5 बॉक्सर हैं, एक बॉक्सर को सेमीफाइनल के लिए बाय मिलता है। बाकी 4 बॉक्सर क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करते हैं। क्योंकि बाय पाने वाला बॉक्सर पहले से ही अंतिम 4 में शामिल है, इसलिए उसका मेडल पक्का हो जाता है, क्योंकि बॉक्सिंग में हर सेमीफाइनलिस्ट कम से कम ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीतता है। भार्गवास्त्र। भारत ने सेना के लिए स्वदेशी काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन किया। नागपुर में आयोजित मेघ 2 प्रोग्राम की समीक्षा बैठक के दौरान भारत ने भार्गवास्त्र का प्रदर्शन किया। यह स्वदेशी तकनीक से बना, वाहन पर लगने वाला और कई परतों वाला काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम है। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने विकसित किया है। इस सिस्टम के 4 ड्रोन के झुंड और लॉयटरिंग म्यूनिशन से बढ़ते खतरों के खिलाफ सैन्य संपत्तियों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। भार्गवास्त्र एक हार्ड किल काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। इसे दुश्मन के ड्रोन को उनके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए बनाया गया है। आम एयर डिफेंस सिस्टम मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट या मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन भार्गवास्त्र खासतौर पर एक साथ हमला करने वाले कई छोटे ड्रोन्स जैसे ड्रोन झुंड की चुनौती से निपटने के लिए बनाया गया है। मीराबाई चानू ने रिकॉर्ड तोड़ गोल्ड जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचा। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रच दिया। उन्होंने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और कुल मिलाकर अपना चौथा कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीता। मीराबाई ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग इवेंट में बेहतरीन लिफ्ट के साथ अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के नए रिकॉर्ड बनाए, जो दबाव में उनकी तकनीकी कुशलता और निरंतरता को दर्शाते हैं। भारत ने चंडीगढ़ में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत चंडीगढ़ में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इन 3 दिवसीय बैठकों में सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए, ताकि मजबूत और ज़्यादा लचीली हेल्थ केयर प्रणालियां बनाने की रणनीतियों पर चर्चा की जा सके। ब्रिक्स तेजी से उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रभावशाली समूह है। यह आर्थिक विकास, व्यापार, वित्त, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और टिकाऊ विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ब्रिक्स के विस्तार ने एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व के देशों को एक साथ लाकर इसके वैश्विक महत्व को बढ़ाया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एआई हॉलो बॉक्स का प्रधानमंत्री संग्रहालय में उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एआई हॉलो बॉक्स का उद्घाटन किया गया। एआई हॉलो बॉक्स एक एडवांस्ड डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम है, जिसमें ये चीजें शामिल हैं जैसे बेहद असली लगने वाला 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वॉइस रिकॉग्निशन और इंटरैक्टिव बातचीत। पारंपरिक म्यूजिक एग्जिबिट के उलट इसमें विजिटर एआई अवतार से सवाल पूछ सकते हैं और तथ्यों पर आधारित जवाब पा सकते हैं, जिससे सीखने का अनुभव ज्यादा दिलचस्प और इमर्सिव हो जाता है। भारत ने एनटीए परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया।
भारत सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति को भारत की परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के उपाय सुझाने का काम सौंपा गया है। यह पहल परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर बढ़ती चिंता के बाद शुरू की गई है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का भरोसा मजबूत करना है। इसके चेयरपर्सन होंगे नंदन नीलेकणी, जो इन्फोसिस के सह संस्थापक और यूआईडीएआई के संस्थापक चेयरमैन रह चुके हैं। यूआईडीएआई वही संस्था है जिसने आधार डिजिटल पहचान इकोसिस्टम विकसित किया। टास्क फोर्स का मकसद होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मौजूदा परीक्षा ढांचे की समीक्षा करना, इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करना, जैसे विश्वसनीयता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बड़े पैमाने पर परीक्षाएं ज़्यादा कुशलता से आयोजित करने के लिए ढांचागत और प्रशासनिक सुधारों का सुझाव देना। भारत प्रतिस्पर्धा अनुकूल सुधारों की वैश्विक रैंकिंग में 57वें स्थान पर पहुंचा। भारत ने बाजार में प्रतिस्पर्धा विरोधी गड़बड़ियों को कम करने की ग्लोबल रैंकिंग में काफी सुधार किया। वह 42वें स्थान से ऊपर उठकर 57वें स्थान पर पहुंच गया है। यह रैंकिंग 30 जुलाई 2026 को जारी की गई रिपोर्ट में बताई गई, जिसका शीर्षक था भारत का अगला विकास का मोर्चा 2010 से 2023 के सुधारों की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए बाजार में प्रतिस्पर्धा विरोधी गड़बड़ियों को कम करना। प्रतिस्पर्धा विरोधी बाजार विकृतियां वे सरकारी नीतियां, नियम या बाजार प्रथाएं हैं जो व्यवसायों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को कम करती हैं। ये विकृतियां नवाचार को हतोत्साहित कर सकती हैं, कीमतें बढ़ा सकती हैं और उपभोक्ताओं के विकल्पों को सीमित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी शहर में बिना किसी कंपटीशन के सिर्फ एक ही कंपनी को बिजली सप्लाई करने की इजाज़त हो, तो ग्राहकों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता और उन्हें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें जो नए बिजनेस को मार्केट में आने से रोकती हैं। कुछ चुनिंदा कंपनियों को ही खास सब्सिडी या टैक्स में छूट देना, जिससे सबके लिए बराबरी का मौका नहीं रहता। राज्यसभा ने वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देने वाला बिल पास किया। इस बिल का मकसद राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन करना है, ताकि राष्ट्रगान जनगण मन को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी मिल सके। बाद में यह बिल संसद से पास हो गया, जो राष्ट्रगीत के कानूनी दर्जे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम विधायी कदम था। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 एक ऐसा कानून है जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को जानबूझकर किए जाने वाले अपमान से बचाने के लिए बनाया गया था। इस संशोधन से पहले यह अधिनियम इन्हें कानूनी सुरक्षा देता था, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, भारत का संविधान, राष्ट्रगान, जनगण मन। 2026 का संशोधन इस सुरक्षा का दायरा बढ़ाता है। इसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी शामिल करता है। नासा ने शनि के छल्लों का सीधा अन्वेषण करने के लिए प्रैक्सिस मिशन का अनावरण किया। नासा ने प्रैक्सिस का प्रस्ताव रखा। यह एक एडवांस्ड मिशन कॉन्सेप्ट है जिसे शनि के छल्लों से सीधे कणों को इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो इसे विकसित किया जाता है, तो ये छल्लों के कणों का सिर्फ दूर से अध्ययन करने के बजाय उन्हें असल में इकट्ठा करके जांचने वाला पहला मिशन बन जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य हुआ शनि के छल्लों से असली कण इकट्ठा करना, छल्लों के कणों का आकार, बनावट, घनत्व और सರಂಧ್रता मापना, यह समझना कि शनि के छल्ले कैसे बने, छल्ले की सिस्टम की उम्र और उसके विकास का पता लगाना, ग्रहों और सौरमंडल के बनने में वैज्ञानिक जानकारी को बेहतर बनाना। लोकसभा ने पेपर लीक विरोधी संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। लोकसभा ने 29 जुलाई 2026 को ध्वनि मत से सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। यह संशोधन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2026 को और अधिक मजबूत बनाता है।
इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और संगठित नकल तथा पेपर लीक से मुक्त बनाना है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 में कई अहम प्रावधान शामिल है। इनमें 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए लोगों की संपत्ति जब्त करने जैसी कड़ी सजाएं शामिल हैं। यह कानून हर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के लिए रोजाना सुनवाई के वास्ते विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को अनिवार्य बनाता है। शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पैरा एथलेटिक्स गोल्ड जीतकर इतिहास रचा। भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स मेडल का 20 साल का इंतजार खत्म हुआ। भारतीय पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के F57 शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 9.81 मीटर का सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर पहला स्थान हासिल किया। शर्मिला धनखड़ पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। इससे पहले भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में मेडल 2006 में जीता था, यानी 20 साल का लंबा अंतराल रहा। ISSF वर्ल्ड कप में ईशा सिंह ने जीता गोल्ड, मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज। हांगझोऊ में भारत का शानदार प्रदर्शन। चीन के हांगझोऊ में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप राइफल, पिस्टल या शॉटगन में ईशा सिंह ने महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर ग्लोबल लेवल पर भारतीय निशानेबाजी का शानदार प्रदर्शन जारी रखा। इस इवेंट में साथ ही भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिससे भारत को डबल पोडियम फिनिश मिली। इन प्रदर्शनों के साथ भारत ने 3 मेडल जीतकर प्रतियोगिता का समापन किया, जो इंटरनेशनल शूटिंग प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। भारत ग्वालियर में अपना पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करेगा। भारत ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की घोषणा करके अपने टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस पहल का मकसद आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत घरेलू टेलीकॉम प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन एक खास इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, जिसे खास तौर पर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाया गया है। यह एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए इंडस्ट्रीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, टेस्टिंग सुविधाओं और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही जगह पर लाता है। दानवीर पहल नागरिक ग्राम पंचायतों के डिजिटल बदलाव को आगे बढ़ाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में दानवीर पहल शुरू की। यह नागरिकों की भागीदारी वाली एक देशव्यापी पहल है, जिसका मकसद ग्राम पंचायतों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। यह प्लेटफॉर्म लोगों, संगठनों, दानदाताओं और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को मेरी पंचायत मोबाइल ऐप के जरिए योग्य ग्राम पंचायतों को स्वेच्छा से स्टैंडर्ड कंप्यूटर बंडल दान करने की सुविधा देता है। भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्रामीण शासन व्यवस्था का आधार है। कई पंचायतों में अभी भी कंप्यूटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी पर असर पड़ता है। दानवीर इस कमी को दूर करने के लिए ये काम करता है, जैसे जमीनी स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना, पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यक्षमता को बढ़ाना, नागरिकों को गांव के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के विजन को समर्थन देना। सरकार ने 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट के लिए RBI के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 10 रुपए और 20 रुपए के मूल्य वर्ग में 1-1 अरब पॉलीमर बैंक नोट जारी किए जाएंगे। यह मंजूरी सिर्फ फील्ड ट्रायल के लिए है। इनका नियमित चलन तभी शुरू होगा जब ये ट्रायल सफल रहेंगे। पॉलीमर बैंक नोट ऐसे करेंसी नोट होते हैं जो पारंपरिक कॉटन बेस्ड पेपर के बजाय एक खास प्लास्टिक फिल्म पॉलीमर सबस्ट्रेट से बने होते हैं।
इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये पेपर नोटों की तुलना में बहुत ज़्यादा समय तक चली, पानी की गंदगी, तेल और नमी से सुरक्षित रहें, एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर की वजह से इनकी नकल करना मुश्किल हो और नोटों की छपाई और ख़राब नोटों को बदलने की लंबे समय की लागत को कम करें। कम कीमत वाले नोट सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल रोज़मर्रा के लेन देन में किया जाता है। इसलिए उदाहरण के लिए जैसे ₹10 का एक नोट कम समय में ही सैकड़ों लोगों के हाथों से गुजर सकता है। बार बार इस्तेमाल होने से कागज़ के नोट फट जाते हैं और जल्द ही दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं रहते। इन नोटों पर पॉलीमर टेक्नोलॉजी आजमाने से आरबीआई को सबसे मुश्किल हालात में भी इनकी मजबूती को परखने का मौका मिलता है। विश्वनाथन आनंद फाइड के अंतरिम अध्यक्ष बने। भारत के दिग्गज और 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला। आनंद ने यह जिम्मेदारी तब संभाली जब फाइड के अध्यक्ष आर्काडी द्वारकोविच ने यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद स्वेच्छा से अपने आधिकारिक कर्तव्य को निलंबित कर दिया। कैबिनेट ने भारत में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 3030 करोड़ की भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 3030 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन यानी भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य देश के केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में 3 विश्व स्तरीय केमिकल पार्क स्थापित करना है। इसे वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू किया जाएगा। भव्य रसायन योजना केंद्र सरकार की एक पहल है जिसका मकसद आधुनिक औद्योगिकी बुनियाद सुविधाओं वाले खास केमिकल पार्क विकसित करना है। हर कंपनी की अपनी अलग सुविधाएं बनाने के बजाय ये पार्क साझा सुविधाएं देंगे जिससे लागत कम होगी और कामकाज की क्षमता बेहतर होगी। भारत का लक्ष्य 2033 तक 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाना है। भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डिजाइन करने, विकसित करने और चालू करने की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस पहल का मकसद भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को मजबूत करना, ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। इन रिएक्टरों को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके डिजाइन किया जा रहा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट होते हैं जिनकी पहचान उनके छोटे आकार, फैक्ट्री में बने पार्ट्स और कम पावर क्षमता से होती है। यह प्रति यूनिट 300 मेगावाट तक बिजली पैदा करते हैं जो पारंपरिक रिएक्टर की क्षमता का लगभग 1/3 है। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण भारत में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। हालांकि सौर और पवन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बढ़ रहे हैं लेकिन वो मौसम पर निर्भर हैं। ऐसा मार्ग के कई फायदे हैं जैसे 24 घंटे सातों दिन भरोसेमंद बेसलोड बिजली देते हैं। इनसे बहुत कम कार्बन उत्सर्जन होता है। ये भारत को जलवायु से जुड़े अपने वादे पूरे करने में मदद करते हैं। आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं और इत्यादि। भारत जोधपुर में इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 की मेजबानी करेगा। भारत राजस्थान के जोधपुर में 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 की मेजबानी कर रहा है। यह समिट द फ्रेंड्स ऑफ मेवाड़, ब्रेक थ्रू T1D और विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। टाइप 1 डायबिटीज एक लंबे समय तक रहने वाली ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से पैनक्रियाज की इंसुलिन बनने वाली बीटा सेल्स को नष्ट कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर बहुत कम या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता है। मरीजों को जीवन भर इंसुलिन थेरेपी की जरूरत होती है। ब्लड ग्लूकोज की नियमित जांच जरूरी है। टाइप 2 डायबिटीज के विपरीत टाइप 1 डायबिटीज मोटापा, खराब खान पान या व्यायाम की कमी के कारण नहीं होती है।
ये आमतौर पर बचपन या किशोर अवस्था में होती है, लेकिन किसी भी उम्र में हो सकती है। डीआरडीओ ने स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल कुशा का सफल परीक्षण किया। भारत ने रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमानों, बॉम्बर, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हवा से चेतावनी देने वाले विमान और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए बनाया गया है। उम्मीद है कि यह भारत द्वारा विकसित सबसे एडवांस्ड स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम में से एक बन जाएगा। अनुराग जैन नीति आयोग के नए सीईओ नियुक्त किए गए। केंद्र सरकार ने अनुराग जैन को 2 साल की अवधि के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया। नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी दी गई थी। अनुराग जैन मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और सार्वजनिक प्रशासन, बुनियादी ढांचे और शासन में अपने व्यापक अनुभव के लिए जाने जाते हैं। वहीं हम बात करें नीति आयोग की, तो ये भारत सरकार का प्रमुख पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। 1 जनवरी 2015 को स्थापित इस आयोग ने योजना आयोग की जगह ली। इसके प्रमुख कार्य हैं जैसे लंबे समय की विकास रणनीतियां बनाना, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना, नीतिगत मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना, इनोवेशन, उद्यमिता और सबूतों पर आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना, सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना। फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया। फ्रांस यूरोपीय संघ का पहला ऐसा सदस्य देश बन गया है जिसने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर देशव्यापी कानूनी रोक लगाई है। इस कानून का मकसद बच्चों को सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाले नुकसानों से बचाना है, जिनमें साइबर बुलिंग, हानिकारक कंटेंट, लत और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते और ना ही उन्हें चला सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी को उम्र की पुष्टि करने वाले भरोसेमंद सिस्टम लागू करने होंगे। तय समय सीमा के अंदर प्लेटफॉर्म्स को कानूनी उम्र से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट की पहचान करके उन्हें बंद करना होगा और बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना और साथ ही बेहतर डिजिटल आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। एथेनॉल एटीएम, भारत खाना बनाने के लिए बायोफ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन का नया सिस्टम लाने की योजना बना रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एथेनॉल एटीएम शुरू करने के लिए एक पॉलिसी तैयार कर रहा है। ये खास तरह के डिस्पेंसिंग कियोस्क होंगे जो खाना पकाने के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए सीलबंद कैनिस्टर में एथेनॉल बेचेंगे। साफ और रिन्यूएबल बायोफ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ाने की भारत की बड़ी रणनीति के तहत इस पॉलिसी को सितंबर 2026 के आसपास अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। एथेनॉल एटीएम जैसे ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कियोस्क हैं जहां ग्राहक खास तौर पर एथेनॉल से चलने वाले कुकिंग स्टोव के लिए एथेनॉल से भरे कैनिस्टर खरीद सकते हैं। गाड़ियों को ईंधन देने वाले आम पेट्रोल पंपों के उलट ये कियोस्क पोर्टेबल कंटेनर में खाना पकाने के लिए रिन्यूएबल ईंधन उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की ऐतिहासिक पहली राजकीय यात्रा की। यह दौरा एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ में राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय बातचीत की और कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। एंडी बर्नहैम यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने। बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय से सरकार बनाने का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद एंडी बर्नहैम आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने।
उन्होंने कीर स्टारमर की जगह ली, जिन्होंने स्थानीय चुनावों के निराशाजनक नतीजों के बाद बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया था। यूनाइटेड किंगडम में अपनाई जाने वाले संवैधानिक राजशाही के तहत सम्राट औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। संवैधानिक परंपरा के अनुसार राजा उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जिसके हाउस ऑफ कॉमन्स में विश्वास हासिल करने की सबसे अधिक संभावना होती है। भारत ने अपनी पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी। क्यूडेंगा को डीसीजीआई से मार्केट ऑथराइजेशन मिला। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्यूडेंगा को मार्केट में लाने की मंजूरी दी, जिससे भारत की पहली मंजूरशुदा डेंगू वैक्सीन बन गई। इस वैक्सीन को 4 से 60 साल की उम्र के लोगों के लिए मंजूरी दी गई है। यह भारत में डेंगू के खिलाफ लड़ाई में एक अहम पड़ाव है, क्योंकि डेंगू देश में मच्छरों से फैलने वाली सबसे आम बीमारियों में से एक है। इसे डेंगू वायरस के सभी 4 सीरोटाइप से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। भारत में ये वैक्सीन 4 से 60 साल की उम्र के लोगों के लिए मंजूर है। इसे 2 डोज में दिया जाता है और दोनों डोज के बीच 3 महीने का अंतर होता है। डेंगू की कुछ पुरानी वैक्सीन की उलट क्यूडेंगा के लिए पता लगाने की जरूरत नहीं होती कि व्यक्ति को पहले डेंगू हुआ है या नहीं, जिससे टीकाकरण करना आसान हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 38 होगी। लोकसभा में संशोधन बिल पेश। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर करने का प्रस्ताव है। चीफ जस्टिस को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कुल मंजूर संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। यह बिल सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 की जगह लेने के लिए पेश किया गया था, जिसे पहले मई 2026 में लागू किया गया था। इस संशोधन की जरूरत क्यों है? जजों की संख्या बढ़ने से ये उम्मीदें हैं, जैसे मामलों के लंबित रहने की संख्या कम होगी, एक साथ ज्यादा बेंच बनाने में मदद मिलेगी, अपील और संवैधानिक मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा, नागरिकों को समय पर न्याय मिल सकेगा। स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में जीत के साथ अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया। मैच का निर्णायक पल एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट में आया, जब फेरान टोरेस ने मैच का एकमात्र गोल किया। स्पेन ने बॉल पर ज्यादा कब्जा बनाए रखा और गोल करने के कई मौके बनाए और आखिरकार अर्जेंटीना के मजबूत डिफेंस को भेदने में कामयाब रहा। भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 करोड़ 5G यूजर्स तक पहुंचना है। भारत ने साल 2030 तक 100 करोड़ लोगों को 5G टेक्नोलॉजी से जुड़ने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। 1 अक्टूबर 2022 को 5G सेवाओं की आधिकारिक शुरुआत के बाद से देश ने दुनिया के सबसे तेज नेटवर्क रोलआउट में से एक देखा है और बहुत कम समय में इसकी कवरेज लगभग सभी जिलों तक पहुंच गई है। इस पहल से भारत के डिजिटल बदलाव में तेजी आने, अर्थव्यवस्था मजबूत होने और अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 5G 4G की तुलना में ये सुविधाएं देता है, यानी उसके एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग के लिए बहुत तेज इंटरनेट स्पीड, कम लेटेंसी जिससे लगभग रियल टाइम कम्युनिकेशन संभव होता है, ज़्यादा नेटवर्क क्षमता जिससे लाखों डिवाइस एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोनोमस गाड़ियाँ, स्मार्ट सिटी, टेलीमेडिसिन और इंडस्ट्री 4.0 जैसे टेक्नोलॉजी के लिए एक बेहतर सपोर्ट है। CRPF स्थापना दिवस 2026 भारत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। CRPF स्थापना दिवस मनाया गया, जो भारत के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 88वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। ये मनाया गया आपके 27 जुलाई को। CRPF का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी। इसका मूल नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस था। भारत की आज़ादी के बाद इस फोर्स का पुनर्गठन किया गया और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949 के तहत
आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। आज सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है और एक गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। सीआरपीएफ की मुख्य भूमिकाएं हैं आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, आतंकवाद विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी अभियान, चुनाव के दौरान सुरक्षा, दंगा नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम, आपदा राहत और बचाव कार्यों में मदद करना, युद्ध के समय सेना की मदद करना, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षा अभियानों में शामिल होना। भारत ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 की मेजबानी की। भारत ने सदर्न नेवल कमांड में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 की मेजबानी की, जो कई देशों के बीच समुद्री सुरक्षा ट्रेनिंग से जुड़ा कार्यक्रम था। यह अभ्यास इंडियन नेवी के नेतृत्व वाले कंबाइंड टास्क फोर्स 154 CTF 154 के तहत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की साझेदारी में आयोजित किया गया था। इसमें कई देशों के नौसैनिक कर्मियों को एक साथ लाया गया ताकि समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग, इंटरऑपरेबिलिटी और तैयारी को बेहतर बनाया जा सके। नीति आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 लॉन्च किया। नीति आयोग ने पहली बार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 जारी किया। यह एक व्यापक ढांचा है जिसे यह आंकने के लिए बनाया गया है कि भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निजी निवेश को आकर्षित करने और बनाए रखने वाला माहौल कितने प्रभावी ढंग से तैयार करते हैं। इस इंडेक्स का मकसद राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और साथ ही तेजी से आर्थिक विकास के लिए सुधारों को प्रोत्साहित करना है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स एक डेटा आधारित मूल्यांकन ढांचा है जो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के निवेश इकोसिस्टम का मूल्यांकन करता है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं निवेशकों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आकर्षण को मापना, ताकतों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना, प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और इत्यादि। विक्रम 1 भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा। भारत ने अपने अंतरिक्ष यात्रा में एक अहम उपलब्धि हासिल की है। देश के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित यह रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। मिशन आगमन नाम के अपने पहले मिशन के दौरान विक्रम 1 ने लो अर्थ ऑर्बिट में कई पेलोड सफलतापूर्वक स्थापित किए, जिससे भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की बढ़ती क्षमताओं का पता चलता है। ऑर्बिटल क्लास रॉकेट एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो इतना शक्तिशाली होता है कि वह सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित कर सके, न कि सिर्फ अंतरिक्ष तक जाकर वापस नीचे गिर जाए। उदाहरण के लिए सब ऑर्बिटल रॉकेट ये अंतरिक्ष में तो जाता है लेकिन कक्षा का चक्कर पूरा किए बिना पृथ्वी पर वापस आ जाता है, जैसे 2022 में लॉन्च किया गया स्काई रूट का विक्रम S। ऑर्बिटल रॉकेट होता है ये इतनी गति लगभग 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड हासिल कर लेता है कि सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थापित कर सके, जैसे विक्रम 1 या इसरो का PSLV। लो अर्थ ऑर्बिट अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी पर नजर रखने वाले सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, कई कम्युनिकेशन सैटेलाइट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। लो अर्थ ऑर्बिट को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की जरूरत होती है और इससे पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें या जानकारी मिलती है। हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने 16 जुलाई 2026 को हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस नियुक्ति से वह पद भरा गया जो पूर्व अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के कार्यकाल पूरा होने के बाद अप्रैल 2025 से खाली था। एनसीएम के मुख्य कार्य हैं अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों के लागू होने की निगरानी करना, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करना,
अल्पसंख्यक कल्याण नीतियों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना और अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए उपाय सुझाना। बांग्लादेश और अमेरिका ने टाइगर लाइटनिंग 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। बांग्लादेश और अमेरिका ने सालाना टाइगर लाइटनिंग 2026 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास की आधिकारिक शुरुआत की। 13 दिन तक चले इस अभ्यास में दोनों देशों के 160 से ज्यादा सैन्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। भारत ठाणे क्रीक में पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य विकसित करेगा। महाराष्ट्र ने ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी में 45 करोड़ के इकोनेचर पार्क के विकास को मंजूरी दी है। इसमें भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पक्षी पहचान और निगरानी केंद्र भी होगा। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, जो मुंबई और नवी मुंबई के बीच ठाणे क्रीक के किनारे स्थित इस सेंचुरी को 2015 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था और ये भारत की पहली खास फ्लेमिंगो सेंचुरी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पक्षी संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाएगी, जिससे निम्नलिखित कार्य संभव होंगे, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस कैमरों का उपयोग करके पक्षी प्रजातियों की स्वचालित पहचान, पक्षियों की गतिविधियों और घोंसला बनाने वाले क्षेत्रों की वास्तविक समय में निगरानी, निरंतर डेटा संग्रह के माध्यम से प्रवास पैटर्न का विश्लेषण, पर्यावरण या पक्षी आबादी में असामान्य परिवर्तन जैसे पारिस्थितिक खतरों का शीघ्र पता लगाना, और शोधकर्ताओं और वन्य अधिकारी के सहयोग के लिए डिजिटल जैव विविधता रिकॉर्ड। भारत ने अपने पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन किया। भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी कैंपस में किया गया। यह संग्रहालय ऐतिहासिक बेल्वेडियर हाउस में स्थित है और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है। इसे आधुनिक इंटरैक्टिव तकनीकों के जरिए भारत की असाधारण भाषाई और साहित्यिक विरासत को संरक्षित करने, प्रदर्शित करने और इसका जश्न मनाने के लिए स्थापित किया गया है। शब्दलोक भारत का पहला ऐसा म्यूजियम है जो पूरी तरह से भाषाओं, लिपियों, साहित्य और बातचीत के विकास को समर्पित है। सिर्फ ऐतिहासिक चीजें दिखाने वाला आम म्यूजियम से अलग यह एक अनोखा अनुभव देता है। यहाँ आने वाले लोग डिजिटल एग्जिबिट, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, जेस्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी, होलोग्राम और मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन के जरिए भाषा से जुड़ सकते हैं। मालवीय ऊंट लुप्त प्राय घोषित, भारत का दुर्लभ सफेद ऊंट विलुप्ति के कगार पर। मालवीय ऊंट, जिसे आमतौर पर सफेद ऊंट के नाम से जाना जाता है, की आबादी में चिंताजनक गिरावट के बाद इसे लुप्त प्राय देशी ऊंट नस्ल के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। भारत में अब केवल 1 से 2 मालवीय ऊंट बचे हैं। वैज्ञानिक ऊंट की ऐसी किसी भी नस्ल को विलुप्त होने के गंभीर खतरे में मानते हैं जिसमें प्रजनन करने वाली मादाओं की संख्या 300 से कम हो। इसलिए इनके संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी है। मालवीय ऊंट भारत की 9 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त देसी ऊंट नस्लों में से एक है। इसे आमतौर पर सफेद ऊंट कहा जाता है क्योंकि इसका रंग हल्का होता है। यह भारत में ऊंटों की सबसे छोटी नस्ल है। पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जाता रहा है, जैसे ग्रामीण इलाकों में परिवहन, खेती बाड़ी का सामान ढोना, दूध का उत्पादन, खासकर कम बारिश वाले इलाकों में। भारत ने एनहाइड्रस अमोनिया को उर्वरक के रूप में मंजूरी दी। सख्त सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ एक उच्च दक्षता नाइट्रोजन स्रोत। भारत ने फर्टिलाइजर फील्ड रेगुलेटरी गाइडलाइंस के तहत 82% नाइट्रोजन कंसंट्रेशन वाले एनहाइड्रस अमोनिया को सीधे कृषि उर्वरक के तौर पर बनाने और इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। इसके लिए 3 साल की पायलट अवधि तय की गई है। इस अहम कदम के साथ भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन सकता है, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद, जो मिट्टी में सीधे अमोनिया इंजेक्ट करने की तकनीक का इस्तेमाल करेगा। एनहाइड्रस अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना एक शुद्ध पानी रहित केमिकल कंपाउंड है। यह बिना रंग और तीखी गंध वाली गैस या कंप्रेस्ड लिक्विड के रूप में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर खेती में फर्टिलाइजर और इंडस्ट्री में रेफ्रिजरेंट के तौर पर किया जाता है। वजन के हिसाब से 82% नाइट्रोजन और 18% हाइड्रोजन। एनहाइड्रस यह ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है बिना पानी के।
दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026। भारत ने ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने की दिशा में अपनी यात्रा तेज की। दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 23 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी, निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था के निर्माण पर था। ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करके बनाया जाता है। इसमें पूरी तरह से सोलर, विंड या हाइड्रो पावर जैसे रिन्यूएबल सोर्स से बनी बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। फॉसिल फ्यूल से बनने वाले हाइड्रोजन की उलट ग्रीन हाइड्रोजन से लगभग जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे ये उपलब्ध सबसे साफ ईंधनों में से एक बन जाती है। ग्रीन हाइड्रोजन उन सेक्टर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम कर सकती है जहां सीधे तौर पर बिजली का इस्तेमाल करना मुश्किल है, जैसे स्टील बनाना, खाद बनाना, तेल रिफाइनिंग, भारी ट्रक और बसें, शिपिंग, रेलवे, हवाई यात्रा और लंबे समय तक एनर्जी स्टोर करना। भारतीय रेलवे ने ब्रॉडगेज का 99.6% विद्युतीकरण पूरा किया। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बना। भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क के 99.6% हिस्से का विद्युतीकरण करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा विद्युतीकरण रेलवे सिस्टम बन गया है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, जिसने 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। ब्रॉडगेज भारत के ज्यादातर हिस्सों में इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड रेलवे ट्रैक है, जिसकी चौड़ाई लगभग 5 फुट 6 इंच होती है। भारत का ज्यादातर यात्री और माल ढुलाई का काम इसी पर होता है। वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और फ्रेट कॉरिडोर जैसी लगभग सभी प्रमुख ट्रेनें ब्रॉडगेज नेटवर्क पर ही चलती हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में से एक है। डीजल ट्रैक्शन की जगह इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अपनाने से एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर होती है और ईंधन का आयात और ऑपरेटिंग लागत कम होती है और कार्बन उत्सर्जन में भी काफी कमी आती है। यह सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की भारत की लंबी अवधि की योजनाओं में भी मदद करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमिकॉन मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण योजना को मंजूरी दी। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बड़ा बढ़ावा देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमिकॉन मिशन 2.0 और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी। इन दो प्रमुख पहलों में सरकार की ओर से कुल मिलाकर लगभग 1.9 लाख करोड़ का निवेश शामिल है और इनका मकसद भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना है। सेमिकॉन मिशन 2.0 भारत के सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का दूसरा चरण है। इसका मकसद पूरी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को मजबूत करना है, जिसमें चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन से लेकर पैकेजिंग, टेस्टिंग, इक्विपमेंट, मटेरियल, रिसर्च और कुशल वर्कफोर्स का विकास शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधाएं स्थापित करना, सेमीकंडक्टर मटेरियल और उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, चिप डिजाइन स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देना, आयातित सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भरता कम करना, एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन बनाना और भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक भरोसेमंद ग्लोबल डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करना। CCEA ने भारत की उर्वरक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए यूरिया 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने यूरिया 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दी। इस नीति का मकसद भारत में यूरिया बनाने की घरेलू क्षमता को बढ़ाना, फर्टिलाइजर सेक्टर में नए निवेश को बढ़ावा देना और धीरे धीरे आयातित यूरिया पर देश की निर्भरता को कम करना है। NIPO 2026 के उद्देश्य है यूरिया का घरेलू उत्पादन बढ़ाना, गैस आधारित नए फर्टिलाइजर प्लांट में निवेश को बढ़ावा देना, आयातित फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम करना, भारत की फर्टिलाइजर सुरक्षा को मजबूत करना,
आत्मनिर्भर भारत के विजन को सपोर्ट करना और इत्यादि। राजस्थान रेयर अर्थ दुर्लभ मृदा अन्वेषण लाइसेंस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किया और इतिहास रच दिया। यह लाइसेंस बालोतरा जिले के नवाताला देवीगढ़ इलाके और जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील में फैले 207.63 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए दिया गया है। यह अहम खनिजों की घरेलू खोज को मजबूत करने की भारत की कोशिशों में एक बड़ी उपलब्धि है जो एडवांस टेक्नोलॉजी और साफ ऊर्जा के लिए जरूरी है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है जिनमें खास चुंबकीय, ऑप्टिकल और विद्युत गुण होते हैं। ये इनके निर्माण के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन की मोटरें, विंड टर्बाइन, स्मार्टफोन और लैपटॉप, एलईडी डिस्प्ले, परमानेंट मैग्नेट, रक्षा उपकरण और सैटेलाइट और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि इन्हें दुर्लभ कहा जाता है, लेकिन ये तत्व पृथ्वी की पपड़ी में काफी हद तक फैले हुए हैं। फिर भी ये आर्थिक रूप से फायदेमंद मात्रा में बहुत कम ही मिलते हैं, जिससे इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। देरी से रजिस्ट्रेशन के नियमों को सख्त करने के लिए तो लोकसभा में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल 2026 पेश किया गया। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया। इस विधेयक में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसका मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु के देर से होने वाले पंजीकरण के नियमों को और सख्त बनाना है, ताकि समय पर रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिले और सरकारी रिकॉर्ड की प्रामाणिकता बेहतर हो सके। केंद्र सरकार ने एक हकदार अधिकारी एक सरकारी गाड़ी नीति शुरू की। भारत सरकार ने सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को तर्कसंगत बनाने और प्रशासनिक कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए एक हकदार अधिकारी एक सरकारी गाड़ी नीति लागू की। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को इस नीति को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। सरकारी गाड़ियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना, गाड़ियों के आवंटन में दोहराव को रोकना, ईंधन रखरखाव और ड्राइवरों पर होने वाले अनावश्यक सरकारी खर्च को कम करना, सरकारी विभागों में वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देना और केंद्रीय मंत्रालयों में सरकारी गाड़ियों के आवंटन के लिए एक मानक तय करना, यह सभी इस पॉलिसी के उद्देश्य हैं। केंद्र ने जमाखोरी रोकने के लिए चीनी के स्टॉक रखने की सीमा तय की 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक। केंद्र सरकार ने पूरे भारत में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इस फैसले का मकसद घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, जमाखोरी रोकना, सट्टेबाजी पर लगाम लगाना और खुदरा व मिल गेट दोनों स्तरों पर चीन की बढ़ती कीमतों के बीच कीमतों को स्थिर करना है। नया आदेश क्या है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने पाबंदियां लागू की हैं, जैसे चीनी का कोई डीलर चीनी मिलने की तारीख से 30 दिनों से ज्यादा समय तक का स्टॉक नहीं रख सकता। कोई भी डीलर किसी भी समय 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी नहीं रख सकता है। हर चीनी डीलर के लिए जरूरी है कि वह चीनी के स्टॉक की जानकारी दे और हर हफ्ते खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर इन्वेंट्री अपडेट करे। ये नियम 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे। सॉलिड स्टेट बैटरी सुरक्षित और ज्यादा कुशल एनर्जी स्टोरेज की अगली पीढ़ी। सॉलिड स्टेट बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के भविष्य के लिए सबसे बेहतरीन तकनीकों में से एक के तौर पर उभर रही है। रिसर्चर और बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां इस तकनीक में भारी निवेश कर रही हैं, क्योंकि इसमें पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी की तुलना में ज्यादा एनर्जी डेंसिटी, बेहतर सुरक्षा और तेजी से चार्ज होने की क्षमता है। सॉलिड स्टेट बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी है जिसमें आम लिथियम आयन बैटरी में पाए जाने वाले लिक्विड या जेल इलेक्ट्रोलाइट की जगह सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। असम ने भूटान को पहली बार डेयरी उत्पाद निर्यात किए, जो निर्यात के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि है।
असम ने 28 जुलाई 2026 को भूटान को डेयरी उत्पादों की अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप बेचकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस खेप में 5,627 लीटर खुराबी आइसक्रीम शामिल थी, जिसे असम में तैयार किया गया और भूटान के बाजारों में भेजा गया। ये पहली बार है जब असम में बने डेयरी उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचे हैं। ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे यह असम से डेयरी उत्पादों का पहला अंतर्राष्ट्रीय निर्यात है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के डेयरी उत्पादों की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। यह निर्यात असम की डेयरी सहकारी समितियों और दूध उत्पादकों के लिए विदेशी बाजारों तक पहुंचने के नए अवसर खोलता है और इत्यादि। लखनऊ ने भारत में मिलिट्री मेडिसिन का पहला समर्पित विभाग स्थापित किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में कमांड हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह नया विभाग भारत का पहला ऐसा संस्थान है जो पूरी तरह से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित है और शैक्षणिक और ऑपरेशनल दोनों तरह से काम करेगा। यह आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिलिट्री मेडिसिन विभाग एक खास केंद्र है जो भारतीय सशस्त्र बलों की एक खास स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए मेडिकल शिक्षा, रिसर्च, क्लिनिकल प्रैक्टिस और ऑपरेशनल तैयारी को एक साथ लाता है। आम अस्पताल विभागों के उलट ये जो मुख्य रूप से आम लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं, ये विभाग सैनिकों को मिलिट्री ऑपरेशन, आपदाओं और बहुत मुश्किल मौसम या माहौल में आने वाली मेडिकल चुनौतियों पर ध्यान देता है। समुद्र प्रदक्षिणा। भारत के पहले 3 सेनाओं की महिला ओनली सेलिंग अभियान ने इतिहास रचा। भारत की सशस्त्र सेनाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 9 महिला अधिकारियों को सम्मानित किया। इन अधिकारियों ने देश की पहले ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन यानी तीनों सेनाओं की महिलाओं का दुनिया का चक्कर लगाने वाला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा का सफलतापूर्वक पूरा किया था। ये अधिकारी भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो तीनों सेनाओं के बीच बढ़ते आपसी सहयोग और तालमेल का प्रतीक है। यह अभियान भारतीय सेना के सेलिंग वेसल त्रिवेणी पर किया गया। इस मिशन के दौरान क्रू ने 314 दिनों में 4 महासागरों में लगभग 25,500 नॉटिकल मील की यात्रा की। झारखंड के 4 पारंपरिक उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला। झारखंड ने अपनी पारंपरिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब 4 स्थानीय उत्पादों को प्रतिष्ठित जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। जीआई सर्टिफाइड नए उत्पाद इस प्रकार हैं: भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और झारखंड बैम्बू क्राफ्ट। यह मान्यता झारखंड की आदिवासी कारीगरी और पारंपरिक हथकरघा क्षेत्र की पहचान को मजबूती प्रदान करती है, साथ ही स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को कानूनी सुरक्षा और बेहतर बाजार के अवसर भी प्रदान करती है। जीआई टैग एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक प्रकार है। यह उन उत्पादों को दिया जाता है जिनमें उनके भौगोलिक मूल्य के कारण कोई खास गुण, प्रतिष्ठा या अनोखी विशेषता होती है। जीआई टैग यह पक्का करता है कि केवल रजिस्टर्ड भौगोलिक क्षेत्र के असली उत्पादक ही कानूनी रूप से उत्पाद के नाम का इस्तेमाल कर सके। इस तरह से पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करता है और नकली उत्पादों को बनने से रोकता है। साइक्लोस्पोरा के प्रकोप ने पूरे अमेरिका में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका में साइक्लोस्पोरा संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं बढ़ा दी हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 34 राज्यों में साइक्लोस्पोरियासिस के 1645 ऐसे मामलों की पुष्टि की है जो देश के भीतर ही हुए थे, और 5100 से ज्यादा अन्य संदिग्ध मामलों की जांच कर रहे हैं। साइक्लोस्पोरा काइटेनेंसिस एक बहुत छोटा प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो इंसानों की आंतों को संक्रमित करता है। इससे साइक्लोस्पोरियासिस नाम की बीमारी होती है जो दूषित भोजनों से आंतों में फैलती है। यह संक्रमण आमतौर पर ताजे फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों या पानी के जरिए फैलता है।
जो इसे पैरासाइट्स दूषित होते हैं। भारत ने इबोला की तैयारी के लिए केनिया को 4.5 टन की मेडिकल सहायता भेजी। भारत ने केनिया को 4.5 टन मेडिकल सहायता भेजी ताकि देश की इबोला से निपटने की तैयारी को मजबूत किया जा सके और अन्य संक्रामक बीमारियों से निपटने में मदद मिल सके। यह सहायता मानवीय सहयोग, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और अफ्रीकी देशों के लिए एक भरोसेमंद विकास साझेदार के तौर पर भारत की लगातार प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इबोला वायरस से होने वाली एक गंभीर वायरल बीमारी है जिसमें शरीर से खून बहने लगता है। यह संक्रमित लोगों या जानवरों के खून या शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से और साथ ही दूषित चीजों के संपर्क से फैलती है। शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश। गंभीर मामलों में अंदरूनी और बाहरी ब्लीडिंग, अंगों का काम करना बंद कर देना और शॉक जैसी स्थिति हो सकती है। इस बीमारी में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शुरुआती पहचान और मरीज को अलग रखना बहुत ज़रूरी है। एपिडा ने बिहार से कनाडा तक वैल्यू एडेड फ्लेवर्ड मखाने की पहली समुद्री खेप भेजने में मदद की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली एपिडा ने भारत के दरभंगा से कनाडा तक वैल्यू एडेड फ्लेवर्ड मखाना यानी गॉर्गन नट की पहली समुद्री खेप भेजने में मदद की। यह अहम निर्यात ग्लोबल मार्केट में भारत के प्रोसेस्ड कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने, वैल्यू एडिशन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसे आमतौर पर गॉर्गन नट, अक्सर फॉक्स नट्स के नाम से बेचा जाता है और ये इसी रूप से भी जाना जाता है। यह तालाबों और दलदली इलाकों में उगने वाले एक जलीय पौधे के बीजों से मिलता है। इसमें प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे दुनिया भर में एक लोकप्रिय और हेल्दी स्नैक बन गया है। मखाने के लिए बिहार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बिहार भारत में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक है। मिथिला क्षेत्र, खासकर दरभंगा, देश का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। दुनिया भर में होने वाला मखाना उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 80% है और भारत के कुल उत्पादन में बिहार का योगदान करीब 85% है। राज्यसभा का नियम 267 जरूरी राष्ट्रीय चर्चाओं के लिए एक विशेष प्रावधान। राज्यसभा की कार्य संचालन और कामकाज के नियमों का नियम 267 एक विशेष संसदीय प्रावधान है। यह नियम राज्यसभा के किसी सांसद को राष्ट्रीय महत्व के किसी जरूरी मामले पर चर्चा करने के लिए सदन के निर्धारित कामकाज को स्थगित करने का अनुरोध करने की अनुमति देता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यह सिर्फ राज्यसभा पर लागू होता है और राज्यों की परिषद पर। इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय महत्व की जरूरी मामलों पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। इसके लिए चेयरमैन की पहले से मंजूरी जरूरी है। इसमें सदन के तय कामकाज को रोकने की मांग की जाती है। इसे एक असाधारण संसदीय तरीका माना जाता है, न कि रोजमर्रा की प्रक्रिया। अमूल पश्चिम बंगाल में दुनिया की सबसे बड़ी दही बनाने की यूनिट लगाएगा। अमूल ने पश्चिम बंगाल में एक इंटीग्रेटेड डेयरी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी दही बनाने की सुविधा होगी। यह प्रोजेक्ट हावड़ा जिला के संक्राइल में हावड़ा फूड पार्क में विकसित किया जा रहा है। लगभग 700 करोड़ के निवेश वाले अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट में हर दिन 30 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जाएगा और 10 लाख किलोग्राम दही और दूसरे कल्चर डेयरी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से पश्चिम बंगाल के करीब 1.25 लाख से ज़्यादा दूध उत्पादक किसानों को फायदा होगा, जिसमें 30,000 से ज़्यादा महिला दूध उत्पादक भी शामिल हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2026 की घोषणा। 72वें संस्करण में भारतीय सिनेमा की बेहतरीन उपलब्धियों का जश्न। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन उपलब्धियों को सम्मान देते हुए दिल्ली में आधिकारिक तौर पर 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों में कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा प्रमाणित फिल्मों को सम्मानित किया गया। नेशनल फिल्म अवार्ड्स भारत के सबसे बड़े सरकारी फिल्म सम्मान हैं। यह अवार्ड भारत सरकार द्वारा हर साल अलग अलग भारतीय भाषाओं और श्रेणियों में फिल्म निर्माण में बेहतरीन काम को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। यह अवार्ड कलात्मक खूबी, सांस्कृतिक विविधता
तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक रूप से प्रासंगिक सिनेमा को बढ़ावा देते हैं। इसमें आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला, जबकि कार्तिक आर्यन और मम्मूटी को चंदू चैंपियन और ब्रह्म युगम के लिए बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल के लिए चुना गया। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल का अवार्ड मिला। वहीं रणदीप हुडा ने स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ बतौर डायरेक्टर शानदार शुरुआत की। भंगार को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला और रामनामी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कुकरेल नाइट सफारी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। भारत को मिलेगी अपनी पहली अर्बन नाइट सफारी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुकरेल नाइट सफारी और डे जू प्रोजेक्ट को अंतरिम मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की पहली शहरी नाइट सफारी बनाई जाएगी, जिससे भारत सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया के बाद ऐसी सुविधा वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। कोर्ट ने सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और कानूनी शर्तों का पालन करने पर जोर देते हुए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। कुकरेल नाइट सफारी प्रोजेक्ट लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में शुरू की जा रही एक बड़ी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और संरक्षण पहल है। इसका मकसद पर्यटकों को रात में सक्रिय रहने वाले जानवरों को उनके प्राकृतिक माहौल जैसे ही बनाए गए आवासों में देखने का मौका देना है। नाइट सफारी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में दिन के समय सक्रिय रहने वाले जानवरों के लिए एक डे जू यानी दिन का चिड़ियाघर भी शामिल है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण मिला। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण 30 जुलाई 2026 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इस पोत को इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के क्लासिफिकेशन नियमों के अनुसार डिजाइन और तैयार किया गया है। निपुण की डिलीवरी भारतीय नौसेना की स्वदेशी जहाज निर्माण की कोशिश में एक और अहम पड़ाव है। यह आत्मनिर्भर भारत के सरकारी विजन को आगे बढ़ाता है, जिसमें लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। यह डिलीवरी गहरे समुद्र में गोताखोरी के खास क्षेत्र में भारतीय नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस जहाज में अत्याधुनिक डाइविंग उपकरण लगे हैं और इससे गहरे समुद्र में सैचुरेशन डाइविंग करने की क्षमता है। एनकैश ने भारत का पहला यूपीआई इनेबल्ड मील कार्ड लॉन्च किया। भारतीय फिनटेक कंपनी एनकैश ने भारत का पहला यूपीआई इनेबल्ड मील कार्ड लॉन्च किया। इससे कर्मचारी मंजूरी प्राप्त फूड और ग्रोसरी मर्चेंट्स पर यूपीआई कोड क्यूआर स्कैन करके अपने मील अलाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इनोवेशन यूपीआई की सुविधा और कॉर्पोरेट मील कार्ड के टैक्स फायदों को एक साथ लाता है, जिससे कर्मचारियों के लिए मील पेमेंट तेज और ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है। यूपीआई इनेबल्ड मील कार्ड कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल बेनिफिट कार्ड है। यह यूजर्स को पारंपरिक कार्ड स्वाइप मशीनों पर निर्भर रहने के बजाय यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए अपना मील अलाउंस खर्च करने की सुविधा देता है। भारत ने विकास साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भूटान को 4000 करोड़ की क्रेडिट लाइन दी। 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता के दौरान 4000 करोड़ की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और भूटान के वित्त मंत्रालय के बीच हुआ। इस नई क्रेडिट लाइन का मकसद भूटान के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करना है। साथ में ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को और मजबूत करना है। लाइन ऑफ क्रेडिट वित्तीय सहायता की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत एक देश दूसरे देश को मंजूर किए गए विकास कार्यों के लिए फंड देता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: फंड रियायती यानी बाजार दर से कम ब्याज दरों पर दिए जाते हैं। कर्ज लेने वाला देश लंबी अवधि में इसे चुका सकता है। इस पैसे का इस्तेमाल आमतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, हेल्थ केयर और दूसरे विकास कार्यों के लिए किया जाता है और इत्यादि। फ्रांस में भीषण जंगल की आग के दौरान दुर्लभ फायर क्लाउड देखा गया। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के गिरोंडे इलाके में सोमोस के पास लगी भीषण आग के ऊपर एक दुर्लभ
पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल बना, जिसे फायर क्लाउड भी कहा जाता है। यह आग 22 जुलाई 2026 को लगी थी और तेजी से फैलते हुए लगभग 420 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जंगल और झाड़ियों वाले इलाकों को जला चुकी थी। वैज्ञानिकों ने इस घटना को बहुत असामान्य बताया, क्योंकि ऐसे बादल अपना मौसम खुद बना सकते हैं और आग को कहीं ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। पायरोक्यूमुलोनिम्बस एक तूफानी बादल जैसा बादल है जो सामान्य वायुमंडलीय गर्मी के बजाय जंगल की भीषण आग से पैदा होने वाली तेज गर्मी से बनता है। ये कैसे बनता है? जैसे बहुत ज्यादा तेज जंगल की आग से भारी मात्रा में गर्मी, धुआं, राख और जल वाष्प निकलती है। गर्म हवा तेजी से ऊपर वायुमंडल में उठती है। जैसे ही ये ठंडी परतों तक पहुंचती है, नमी जमकर एक ऊंचे बादल का रूप ले लेती है। अगर वायुमंडलीय स्थितियां अनुकूल हो तो यह बादल पायरोक्यूमुलोनिम्बस में बदल जाता है, जो तूफानी बादल जैसा होता है। लद्दाख में बॉर्डर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए उदमारू पुल का उद्घाटन किया गया। लद्दाख के नुब्रा जिले में श्योक नदी पर बने उदमारू पुल का उद्घाटन 21 जुलाई को किया गया। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के विशेष विकास पैकेज के तहत 27.18 करोड़ की लागत से बनाया पुल एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसका मकसद भारत के सबसे दूर दराज और रणनीतिक रूप से अहम सीमावर्ती इलाकों में से एक में सड़क संपर्क को बेहतर बनाना है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात का लगभग आधा हिस्सा संभालता है। विशाखापट्टनम पोर्ट यानी विशाख पोर्ट ने समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए भारत के प्रमुख गेटवे के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत की। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस पोर्ट ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल समुद्री उत्पाद निर्यात का लगभग 50.87% हिस्सा संभाला। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश के समुद्री उत्पाद निर्यात में 48.89% हिस्सेदारी के साथ इसका दबदबा बना रहा। राष्ट्रपति मुर्मू ने नॉर्थ मैसेडोनिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नॉर्थ मैसेडोनिया की अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान स्कोपजे शहर के म्यूजियम में नॉर्थ मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गॉर्डोना के साथ मिलकर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह समारोह शांति, अहिंसा, लोकतंत्र और आपसी सम्मान की आदर्शों के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक था। ब्रुकफील्ड ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के विस्तार को तेज करने के लिए लुमारा लॉन्च किया। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म ब्रुकफील्ड ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक खास प्लेटफॉर्म लुमारा लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म सोलर पावर, विंड एनर्जी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में लगभग 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। लुमारा 6 गीगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाले शुरुआती पोर्टफोलियो के साथ अपना कामकाज शुरू करेगी, जो भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन यानी स्वच्छ ऊर्जा की और बदलाव में एक और बड़ा निवेश होगा। लुमारा ब्रुकफील्ड का एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म है, जिसे पूरे भारत में बड़े पैमाने पर क्लीन एनर्जी एसेट्स को विकसित करने, उनका मालिकाना हक रखने और उन्हें ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। इसके मुख्य फोकस एरिया में ये शामिल है, जैसे सोलर पावर प्लांट, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्लीन पावर जनरेशन और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन को मिलाकर रिलेवेंट एनर्जी को विश्वसनीयता को बेहतर बनाना है। आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना को सौंपा गया। भारत की तटीय एंटी सबमरीन सुरक्षा को मजबूती। आईएनएस मालवन माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का दूसरा जहाज है। इसे कोची में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन और तैयार किया था। इस युद्धपोत को 31 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया और 22 जुलाई 2026 को इसे कमीशन किया गया। यह भारत के स्वदेशी नौसैनिक जहाज निर्माण कार्यक्रम में एक और अहम उपलब्धि है और इससे देश की तटीय सुरक्षा क्षमताएं मजबूत हुई हैं। जीएसआई ने तितली और पतंगों की भारत की पहली विस्तृत सूची प्रकाशित की।
कोलकाता में मुख्यालय वाले जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में लेपिडोप्टेरा यानी तितली और पतंगों की पहली विस्तृत सूची तैयार की। इस अहम कैटलॉग में पूरे भारत में पाई जाने वाली तितली और पतंगों की लगभग 13,703 प्रजातियों का विवरण दिया गया है। लेपिडोप्टेरा कीटों के सबसे बड़े समूह में से एक है और इसमें ये शामिल हैं जैसे तितलियां। ये ज़्यादातर दिन में सक्रिय रहती हैं, चमकीले रंगों की होती हैं और इनके एंटीना क्लब के आकार के होते हैं। वहीं पतंगे, जिन्हें हम मॉथ कहते हैं, ज़्यादातर रात में सक्रिय रहते हैं, आमतौर पर हल्के या फीके रंग के होते हैं और इनके एंटीने पंख जैसे या धागे जैसे होते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो उसे प्लीज़ शेयर करें। आपके जो भी कमेंट्स हैं, राय हैं, सुझाव हैं या सवाल हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हमें बताएं। हमारा चैनल है दून GK वैली। आप इसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।